अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोमेम्ब्रेन्स, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, अरेंजमेंट एंड फंक्शनल कंसिक्वेंस। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल में पाए जाने वाली कोशिकाओं की बाह्य झिल्लियों की संरचना मूल रूप में एक जैसी होती है। इनको बायोमेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड का जो यूज है वो सर्वप्रथम नेगली ने 1855 में किया था। एनिमल सेल्स की बाहरी सतह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। इस मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य सेल में प्रवेश करने वाले या उससे बाहर आने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करना है, इसलिए इसे सिलेक्टिव परमिएबल कहते हैं। यह मेम्ब्रेन सेल को एक निश्चित साइज प्रदान करती है तथा उसे एक निश्चित माप भी प्रदान करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो संरचना को समझने के लिए उसका सेल से अलग करना आवश्यक है। इस क्रिया को नियोजन कहा जाता है। नियोजन मेम्ब्रेन की सूक्ष्म संरचना तथा रासायनिक संरचना को आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। यहाँ पे हम सेकंड टॉपिक की हम बात करें तो वो है आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आइसोलेशन का अर्थ है कि मेम्ब्रेन के अतिरिक्त सेल के अन्य सभी पदार्थों को अलग अलग कर दिया जाए तथा इस टाइप की क्रिया उन सेल्स में आसानी से हो सकती है जिनमें कम से कम पदार्थ पाए जाते हों, अर्थात जिनमें सेल्स के नंबर सीमित हों। मैमल्स की आरबीसी इस वर्ग में सर्वाधिक सहायक होती है क्योंकि उनमें जो होता है केंद्रक का अभाव होता है तथा इसमें कुछ कोशिकांग भी अनुपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त इन सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सरलता से अलग किया जा सकता है। हीमोलाइसिस की क्रिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो होती है उसको अलग हो जाती है तथा सेल के अन्य पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं। एक अन्य पद्धति जो होती है वो है वालपोर्ट जो है और ओनेल ने 1962 में बताई गई थी। इसके अनुसार अमीबा को 2 m सुक्रोज के घोल में रखने पर अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अन्य सेल्स पदार्थों से अलग हो जाती है। इस प्रकार अलग हुई मेम्ब्रेन को सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से जो है अलग उनके पदार्थों को अलग कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम यहाँ पे बात करें तो दोस्तों पहला जो टॉपिक ही है वो है रॉबर्टसन्स कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर की स्टडी सर्वाधिक श्रेय जो होता है वो है J.H. लुफ्ट को दिया जाता है तथा लुफ्ट जो है वो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के स्थान पर पोटेशियम परमैंगनेट का यूज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फिक्सेशन को करने के लिए प्रयोग किया था और इस फिक्सेशन के बाद एक्सॉन तथा स्वान सेल्स का इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी की गई। तो इसमें तीन अलग अलग लेवल की तीन स्तर की जो है दिखाए गए हैं तथा सेल द्रव से जुड़े हुए सघन स्तर की मोटाई लगभग 20 एंगस्ट्रॉम पाई गई। इस स्तर के बाद कम सघनता वाला मध्य स्तर पाया गया जिसकी मोटाई लगभग 35 एंगस्ट्रॉम होती है तथा यह स्तर भीतर की ओर से सघन स्तर से घिरा रहता है और जिसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इस टाइप की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये जो डायग्राम है दोस्तों वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दूसरी लेयर का है। तो रॉबर्टसन इसकी बात करें तो ये दोस्तों ये जो है इनर लेयर है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये इनर लेयर है, ये डेंसन्स है, ये लेयर जो 20 एंगस्ट्रॉम है वो है, ये आउटर है लेयर है जो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, ये जो है मिडिल लेस डेंस है, ये 35 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो रॉबर्टसन ने 1959 ने इस प्रकार की मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन का नाम दिया क्योंकि सेल की जो अन्य स्ट्रक्चर जो होते हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसी आधारभूत संरचना को दर्शाती है। रॉबर्टसन ने इस विचार को डेनली तथा डेवसन ने भी
यही बताया। इसका समर्थन किया एक अन्य साइंटिस्ट जो थे, यहाँ पे एंडी प्लाज्मा रेटिकुलम भी इसी आधार पर भू संरचना को दर्शाते हैं। रॉबर्टसन के इस विचार को डेनियल तथा डेवसन ने भी यही बताया था। इसका समर्थन किया एक अन्य साइंटिस्ट जो थे स्मिथ ने एक्स किरण के द्वारा डिफ्रेक्शन तथा प्रयोगों से भी यह सिद्ध किया कि यूनिट मेम्ब्रेन में दो सघन स्तर प्रोटीन के होते हैं। दो सघन स्तर जो है वो प्रोटीन के होते हैं तथा उसके मध्य जो होता है दो लिपिड स्तरों की बनी हुई रहती है। और इसी तरह रॉबर्टसन ने 1965 में एक अन्य स्टडी में बताया कि बाहरी सघन स्तर पर म्यूकोपॉलीसैकेराइड की एक स्तर भी पाई जाती है। तो ये दोस्तों डायग्राम है रॉबर्टसन के द्वारा ये बताया गया था कि ये प्रोटीन है दोस्तों, ये भी प्रोटीन है। इसके मध्य जो होती है वो लेयर पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हम डेनियल थ्योरी की बात करें तो डेनियल ने 1954 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना का एक प्रतिरूप बनाया जिसमें छिद्रों की भी परिकल्पना की थी। और इस थ्योरी की प्रमुख बातें निम्न हैं। डेनियल ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को ग्रहण कर लेती है। इससे यह सिद्ध होता है कि इसमें लिपिड पाए जाते हैं। इन लिपिड पदार्थों में जो है वो लेसिथिन, सिफेलिन तथा कोलेस्ट्रॉल प्रमुख हैं। ये पदार्थ समानाकार चेन में दो स्तरों में लगे रहते हैं। इनके जल विरोधी या हाइड्रोफोबिक सिरे एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, जबकि जल स्नेही या हाइड्रोफिलिक सिरे प्रोटीन के स्तरों से जुड़े रहते हैं। एंड दूसरा जो उन्होंने बताया था वो था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा लिपिड से अधिक होती है। इसमें निम्न मुख्य अमीनो एसिड पाए जाते हैं: आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टीडीन, टायरोसिन तथा मिथोनिन। एक ही टाइप के सेल्स में अमीनो एसिड की मात्रा लगभग समान होती है। तो लिपिड तथा प्रोटीन के अतिरिक्त बाहरी स्तर में प्रोटीन के साथ साथ पॉलीसैकेराइड भी पाए जाते हैं। यह है पॉलीसैकेराइड। तो इनमें जो होता है छिद्रों की परिकल्पना की गई थी। ये डेनियल तथा डेवसन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डायग्राम है दोस्तों यहाँ पे, ये जो है बायोलिपिड की जो है लेयर्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ये नैनोपोलर एंड ऑफ लिपिड जो है हाइड्रोफोबिक होते हैं वो हैं, और ये जो सिरा है दोस्तों वो है पोलर एंड ऑफ लिपिड हाइड्रोफिलिक। ये डेनली एंड डेवसन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये मॉडल है। तो हम बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी की हम बात करें यहाँ पे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के संबंध में सबसे अधिक प्रचलित थ्योरी जो होती है वो है सिंगर तथा निकोलसन ने 1972 में प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत को जो है फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की दो स्तरों से बनी होती है। ये लिपिड स्तर बीच बीच में प्रोटीन के द्वारा विभेदित रहते हैं। ये प्रोटीन जो है वह ग्लोबुलर रूप में पाई जाती है, जो कि लिपिड की एक स्तर को जहाँ तथा मोज़ेक के समान भेदती है। ये दोस्तों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो है छोटा डायग्राम है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ग्लाइकोप्रोटीन है। ये शुगर्स की चैन है दोस्तों, ये प्रोटीन्स है। यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है इंटेग्रल प्रोटीन को, और ये बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर है। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन जो है लिपिड की पोलर सतह से जुड़ती हैं, इनको मध्य प्रोटीन कहते हैं, जबकि अन्य प्रोटीन के अणु लिपिड के स्तर को जहाँ तहाँ भेदती है या फिर लिपिड स्तर को पूरी तरह भेदित करती है। इनको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। यह इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो पोर्स को बनाते हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन के मध्य जो सिरे होते हैं उसमें ग्लाइकोप्रोटीन शुगर जुड़ी रहती है। इस लिपिड स्तर जो होता है वो बाह्य स्तर पर ग्लाइकोलिपिड से जुड़ता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर किए गए कई स्टडी में यह स्पष्ट होता है कि जो फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अधिक रूप से वर्णित करती है, तथा यह सिद्धांत जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर प्रोटीन तथा लिपिड के मोलेक्यूल के प्रभाव को
अधिक बनाता है, सरल बनाता है, क्योंकि यह फ्लूइडिटी जो होती है तरलता के आधार पर होता है। इसलिए सिद्धांत को फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी कहा जाता है। यहाँ पे हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन की हम बात करें तो पहला टॉपिक जो है वो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के केमिकल पदार्थ जो होते हैं वो इस टाइप से हैं, ये देख सकते हैं आप। मेम्ब्रेन्स की हम बात करते हैं यहाँ तो माइलिन जो है मेम्ब्रेन होती है, इसमें प्रोटीन 18 होता है, 18% होता है, लिपिड 79% होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट 3% होता है। इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अमीबा की देख सकते हैं आप, प्रोटीन 54, 42 और 4। चूहे की यकृत सेल में हम बात करें तो 44 होता है, 52 होता है यहाँ पे, और 4% होता है। मनुष्य के एरिथ्रोसाइट की हम बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन 52 होता है, लिपिड 40 होता है, एंड कार्बोहाइड्रेट जो होता है 8% होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का 76 अंदर का स्तर जो होता है उसमें 76 प्रोटीन होता है, लिपिड 24 होता है, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट 0 मात्रा में पाया जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल में पाई जाने वाली अन्य झिल्ली युक्त संरचनाओं को कोशिकाओं की केमिकल स्ट्रक्चर लगभग एक जैसी ही होती है। उनमें जो होता है लिपिड तथा प्रोटीन के अणु असहाय प्रति अंतर क्रियाएं से जुड़े रहते हैं। इसमें पाए जाने वाले लिपिड या वसा को दो स्तर में पाए जाते हैं। लिपिड बाइलेयर की हम यहाँ पे बात करें तो लिपिड बाइलेयर जो है सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के बाइलेयर पाए जाते हैं, जो कि मेम्ब्रेन को अपारगम्य बनाने में सहायक होते हैं, जिसके कारण बहुत से जल में घुलनशील अणु इस झिल्ली के पार नहीं जा सकते हैं। और बाइलेयर स्ट्रक्चर का विचार प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी के बाद पुष्ट हुआ है, और इस विचार को अधिक दृढ़ता तब मिली जब इस मेम्ब्रेन को फ्रीज फ्रैक्चर जो माइक्रोस्कोप में देखा गया। तो लिपिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होते हैं। यह प्राणी सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुल भार के 50% होते हैं, जिसमें लगभग 5 × 10⁶ लिपिड के मॉलिक्यूल्स पाए जा सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 प्रमुख वसा प्रोटीन पाए जाते हैं, जो है पहला आप देख सकते हैं दोस्तों, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड। यह तीनों लिपिड जो होते हैं एम्फीपैथिक अर्थात उभय संवेदी होते हैं, अर्थात इनका सिरा जो होता है हाइड्रोफिलिक जल को पसंद करने वाला या पोलर होता है, जबकि जो दूसरा सिरा होता है वो हाइड्रोफिलिक जल को पसंद न करने वाला अर्थात नॉन पोलर होता है। तो एनिमल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 4 टाइप के फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। तो वो 4 टाइप के फॉस्फोलिपिड ये हैं फॉस्फेटिलकोलिन, फॉस्फेटिलिनोलामीन, फॉस्फेटिलटिडिलसिरीन और स्फिंजोमाइलिन। तो कहते हैं तो ये चारों मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड का 50% भाग होते हैं। इनका वितरण असममित होता है। लिपिड की द्विस्तर बाइलेयर जो होती है वो बाहरी स्तर को फॉस्फेटिलकोलिन तथा स्फिंजोमाइलिन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जबकि अन्य जो आंतरिक स्तर में होते हैं फास्फोलिपिड के अतिरिक्त एनिमल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड तथा कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड मुख्य रूप से लिपिड लेयर के बाहर भाग में पाए जाते हैं। इनकी मात्रा लगभग 2% होती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। इसे फास्फोलिपिड के समान माना जाता है। फास्फोलिपिड जो होता है बाइलेयर मेम्ब्रेन में दो विशिष्ट कार्य करती है। जो पहला जो फर्स्ट कार्य होता है वो फास्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है वो मेम्ब्रेन में दो जलीय भागों के मध्य बाधा का कार्य करती है, क्योंकि जो आंतरिक जो फास्फोलिपिड बाइलेयर में हाइड्रोफिलिक वसी अम्ल होते हैं जो जल में घुलनशील मॉलिक्यूल्स के लिए अपारगम्य होते हैं। और सेकंड विशेषता यह है कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले फास्फोलिपिड चिपचिपे होते हैं और ठोस नहीं होते हैं, तथा उनकी जो वसी अम्लों में एक या अधिक द्विबंध पाए जाते हैं, जिसके कारण हाइड्रोकार्बन चेन में कम ऐंठन पैदा होती है, जो कि उनको पूरी तरह से आपस में जुड़ने नहीं देती तथा वसी अम्लों की लंबी चेन्स फ्री रूप में घूमती रहती है, जिसके कारण आंतरिक लेयर कोमल तथा लचीली हो जाती है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में सहायता करता है, कोई कार्य नहीं करता, परंतु यह फास्फोलिपिड की दूसरा चरण के बीच
में धंसा रहता है। यहाँ पे हम टेम्परेचर के अनुसार हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो मेम्ब्रेन की जो सरलता तथा उनकी यांत्रिक शक्ति पर विशेष प्रभाव डालता है। अधिक टेम्परेचर पर जो होता है कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड की वसीय अम्लों के प्रचलन को प्रभावित करता है, जिससे छोटे अणुओं की पारगम्यता कम हो जाती है, जबकि कम तापमान पर यह उल्टा प्रभाव डालती है। कोलेस्ट्रॉल का हाइड्रोक्सिल जो होता है वह OH वर्ग फॉस्फोलिपिड के पोलर सिरे की और तथा स्टेरॉइड भाग जो होता है नॉन पोलर के और भाग और होता है। एनिमल सेल्स में जो ग्लाइकोलिपिड का सबसे अधिक जो होता है सबसे अधिक संतुलन वितरण पाया जाता है तथा ग्लाइकोलिपिड में ओलिगोसैकेराइड के साथ वसा का मिश्रण होता है, इसलिए इनको ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। यह वसी फैटी एसिड मोलिक्यूल्स जो होते हैं बाइलेयर की बाहरी सतह पर आधे भाग में पाए जाते हैं। शर्करा वर्ग जो सेल की बाहरी सतह का निर्माण करते हैं, जो कि अंतरकोशिकीय संचार में आवश्यक भूमिका निर्वाह करते हैं। यहाँ पे हम प्रोटीन्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम यहाँ पे बात करें तो प्रोटीन्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होती हैं प्रोटीन्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम यहाँ पे बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आधारभूत स्ट्रक्चर लिपिड पर निर्भर होती है, परंतु उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में प्रोटीन का योगदान प्रमुख है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती हैं वो प्रोटीन की मात्रा द्वारा किए जाने वाले कार्य पर विशेषताएं दर्शाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि माइलिन कवच जो कि तंत्रिका तंतु के ऊपर रोधी परत का कार्य करती है। इसमें लगभग 25% जो होती है प्रोटीन होती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में लगभग 75% प्रोटीन होती है तथा सेल मेम्ब्रेन में लगभग 50% प्रोटीन होती है। चूँकि प्रोटीन के अणु का साइज लिपिड के मॉलिक्यूल से बहुत बड़ा होता है और प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल लगभग लिपिड के 50 अणु, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के मॉलिक्यूल्स के नंबर प्रोटीन से जो हैं अधिक होते हैं। यहाँ पे प्रोटीन के नंबर जो है अधिक होते हैं। पहले ऐसे माना जाता था कि प्रोटीन की एक स्तर होती है प्रोटीन की एक स्तर जो वसा की दोनों स्तरों पर पाई जाती है परंतु अब यह स्पष्ट हो गया है कि प्रोटीन के अणु फैट्स की बाइलेयर में धंसे रहते हैं। यह प्रोटीन के अणु एम्फीफेटिक उभय संवेदी होते हैं। इनके जल विरोधी क्षेत्र वसा अणु की हाइड्रोफिलिक पूंछ से क्रिया करते हैं और इन मेम्ब्रेन जो होते हैं प्रोटीन की हाइड्रोफिलिक जो क्षमताएं होती हैं वो फैटी मॉलिक्यूल से जुड़कर बढ़ जाती हैं। और मेम्ब्रेन अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को वसा की बाइलेयर से अलग किया जाता है। यह प्रोटीन दो टाइप की होती हैं। पहला होता है पेरिफेरल परिधि तथा इंटीग्रल जो होता है वो समाकलन प्रोटीन होता है। वो परिधीय प्रोटीन को अलग करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लवण के घोल से उपचार करने पर विलग किया जाता है, जबकि मेम्ब्रेन की इंटीग्रल प्रोटीन के जो डिटर्जेंट या कार्बनिक घोलकों की सहायता से अलग करते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हाइड्रोफिलिक भाग है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है पोलर रीजन, ये हाइड्रोफिलिक रीजन है और ये पोलर रीजन है। तो यहाँ प्रोटीन का हाइड्रोफिलिक भाग का ये डायग्राम है। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन का संबंध कई प्रकार का होता है। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ प्रोटीन को अणु दोनों बाहर तथा अंदर जलीय वातावरण से संबंधित करते हैं तथा इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, जबकि प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जलीय वातावरण से लिपिड की बाइलेयर से केवल एक और जुड़े रहते हैं, जबकि कुछ प्रोटीन्स ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन
प्रोटीन से नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। और चौथी टाइप की जो लेयर होती है वो प्रोटीन कन्वर्टली से फैटी एसिड के द्वारा बॉन्ड बनाती है। यहाँ पे ये प्रोटीन का लिपिड का दो स्तर से विभिन्न प्रकार की जो बाइंडिंग होती है उसके बारे में यहाँ पे ये डायग्राम है। यहाँ पे हम नॉन कोवैलेंट बाइंडिंग ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की हम बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन होती है एंड सेकंड से जो अधिक फैटी एसिड से जो बाइंडिंग जिससे प्रोटीन लिपिड की एक स्तर से जुड़ती है, और तीसरा प्रोटीन लिपिड के दो स्तरों से बाहर की संबंधित रहती है और नॉन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम यहाँ पे बात करें तो यूकेरियोट्स सेल्स की बाहरी सतह पर अधिक ओलिगोसैकेराइड की चेन पाई जाती है जो कि प्रोटीन से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ी रहती है। इनको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं जिससे ओलिगोसैकेराइड की बहुत सी सब चेन्स पाई जाती हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर को सेल कोट कहते हैं और ग्लाइकोलाइक भी कहते हैं। तो सेल्स में लगभग 100 अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड पाए जाते हैं, परंतु प्लाज्मा मेम्ब्रेन में केवल 9 देखे गए हैं। इनमें से प्रमुख गैलेक्टोस मेनोज और फ्रूकोस गैलेक्टोसमीन या ग्लूकोसमीन ग्लूकोज तथा सियालिक जो एसिड होते हैं वो सियोलिक एसिड अधिकतर कार्बोहाइड्रेट की पार्श्व चैनल के अंदर पाए जाते हैं तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऋण चार्ज जो होता है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। और यह यूकेरियोट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की विशेषता है। यद्यपि इन जो ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं का सही काम जो है अभी तक पता नहीं चल पाया है, परंतु ये प्रोटीन के अणुओं को सलांग करती है, जिससे वे साइटोप्लाज्म जो होता है साइटोप्लाज्म की लिपिड की बाइलेयर को पार करके ना चली जाए। इसके अतिरिक्त प्रोटीन के वलन को बनाए रखने तथा टू सेल्स के मध्य पारस्परिक क्रियाओं में सहायक होती है। यहाँ पे कंक्लूजन की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कंक्लूजन ये कहता है कि उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि एनिमल सेल्स जिस बाहरी कवच प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी रहती है वह एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसका फॉर्मेशन जो है प्रोटीन तथा लिपिड में होता है। लिपिड में आधारभूत संरचना है जिसके 2 लेयर होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आधार पारगम्य बनाने में सहायक होती हैं और ये 3 टाइप के होते हैं, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल तथा ग्लाइकोलिपिड है। यह तीनों एम्फीपैथिक अर्थात उभय संवेदी है। इनका एक सिरा जो होता है वो हाइड्रोफिलिक एंड सेकंड हाइड्रोफोबिक होता है। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो वर्क किए जाते हैं उनमें प्रोटीन की मुख्य भूमिका है, इसलिए वर्क के अनुसार प्रोटीन की सांद्रता उनमें कम या अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि तंत्रिका तंतु में अवरोधी स्तर में 25% सामान्य सेल्स मेम्ब्रेन में 50% तथा माइटोकॉन्ड्रिया में 75% जो होती है प्रोटीन होती है। सेल्स मेम्ब्रेन की बाहरी लेयर पर ओलिगोसैकेराइड की एक लेयर भी पाई जाती है।